हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आज अपनी एक नई क्लास के साथ में आप लोगों के सामने हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमने एक सिलेबस की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर 8th क्लास का सोशल साइंस का पीरियड चल रहा है। कल वाली क्लास में हमने संसद के बारे में चर्चा की थी। वो पहले वाले वीडियो में हमने डाल दिया है। तो उसमें जो चर्चा चल रही थी उसके अंदर संसद की प्रक्रिया चल रही थी अनुच्छेद 118 के तहत। तो उसमें हमने जो संसद की प्रक्रिया थी उसके तहत प्रश्नकाल के बारे में देखा था। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि संसद की बैठक का पहला घंटा या 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न के बारे में हमने पढ़ा था कि इन पे तारा अंकित होता है। मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से ही इनका आंसर दिया जाता है और इन पे अनुपूरक प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था अतारांकित प्रश्न। इस अतारांकित प्रश्न पे तारा अंकित नहीं होता है और ये प्रश्न लिखित रूप में होते हैं। लिखित रूप में ही इनके आंसर दिए जाते हैं और सदस्य अनुपूरक प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। आगे की जो बात है उनमें कि इन दोनों ही प्रश्नों को पूछने से 1 से 2 महीने पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभा जो पति हैं उनको सूचना देनी जरूरी होती है। यदि तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए 1 से 2 महीने पहले इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ती है। वो किसको? संबंधित सदन, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, उसको इसकी सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद में सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न, यानी तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा अल्प। कौन सा प्रश्न होगा? अल्प सूचना वाला प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न। देखिए ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसके अंदर ये प्रश्न हमेशा आकस्मिक घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। आकस्मिक घटनाएं, कौन सी घटनाएं? आकस्मिक यानी अचानक देश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के और ये प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को 10 दिन के भीतर सूचना देकर पूछा जा सकता है। इसका टाइम कितना है? पहले 10 दिन के अंदर, यानी 10 दिन पहले बताना पड़ेगा कि इन प्रश्नों को पूछा जाना है। ये प्रश्न मौखिक होते हैं, उत्तर भी इनके मौखिक होते हैं और इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी अनुपूरक प्रश्न मौखिक होते हैं, मौखिक रूप से बताएंगे, और अनुपूरक प्रश्न भी है ना वो इस पे पूछे जा सकते हैं। तो हम संसद की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। संसद की प्रक्रिया के अंदर हमने पहला बिंदु पढ़ा प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो संसद की प्रक्रिया के तहत जो हम दूसरा बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यकाल। कौन सा? यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है।
दूसरा बिंदु शून्यकाल। कौन सा? शून्यकाल। यानी शून्यकाल का समय क्या है? देखो प्रश्न काल के ठीक बाद का प्रश्न काल के इन प्रश्न काल का समय कितना होता है? 11 से 12 के। तो शून्यकाल का समय कौन सा होगा? यानी 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होगा। 12 से 1 बजे का जो समय है, 1 बजे का समय शून्यकाल का होगा। समझ में आई इतनी बात? 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होगा वो शून्यकाल के लिए रखा गया है। इसके अंदर देखो कोई भी सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। यानी इसमें सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हम लोग संसद की प्रक्रिया में शून्यकाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शून्यकाल पढ़ रहे हैं। शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 से 1 बजे का समय होता है। और 12 से 1 बजे के समय के दरमियान बिना किसी सूचना के प्रश्न है वो संबंधित विभाग का जो मंत्री होता है उस मंत्री से सदस्यगण पूछ सकते हैं। अब देखते हैं शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? शून्यकाल का। ये सिर्फ भारतीय नवाचार है। भारतीय नवाचार है। और शून्यकाल शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मीडिया के द्वारा। मीडिया। तो इतनी बात समझ में आई कि शून्यकाल भारतीय नवाचार है। संसदीय प्रक्रिया में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है और ये केवल मीडिया के द्वारा दिया गया है। अगली जो बात पढ़ेंगे उसमें देखिए संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्ताव। संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्ताव। किसी भी विषय पर प्रस्ताव दिए जाते हैं और उन पर चर्चाएं होती हैं। पहला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण नाम से पता चल रहा है कि संसद की सुव्यवस्थित तरीके से चल रही बैठक का ध्यान संसद की सुव्यवस्थित तरीके से चल रही बैठक का ध्यान संसद की सुव्यवस्थित तरीके से चल रही बैठक का ध्यान किसी एक विशेष मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए किसी एक विशेष मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों
का समर्थन जरूरी है। ये बात समझ में आई कि संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्ताव। अब संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यानी इसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए संसद की बैठक चल रही है, उस बैठक के दौरान कोई सदस्यगण उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो यह प्रस्ताव लेकर के आया जाता है कि संसद की सुव्यवस्थित तरीके से चल रही बैठक किसी एक विशेष मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। समझ में आई इतनी बात। 10th वाले स्टूडेंट अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे और साथ साथ में इनको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि उनके सिलेबस में चैप्टर 6 का पढ़ा रहे हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका चल रही है, अर्थात संसद। और फिर संसद के अंग पढ़ेंगे कि लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्रम से चल रहा है, आप इसमें कोताही न बरतें और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको वाच करें और नोट डाउन करते चलें। अगला जो प्रस्ताव आता है वो आता है स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। प्रिय विद्यार्थियों, जो अभी 10th में हुए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल अवश्य है, लेकिन बार बार वीडियो को देखोगे, नोट डाउन करोगे तो रिहर्सल किसी चीज़ की होती है, तो आप के सामने जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को आप जल्दी ही उनका समाधान कर सकोगे अगर नियमित रूप से क्लासें लोगे, नियमित रूप से इसके वाच करोगे, पढ़ोगे, तो हर समस्या आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही तो एसवीएम में जो एक YouTube चैनल बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस समय इस दौर में पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि संसद की सुव्यवस्थित चल रही बैठक, संसद की सुव्यवस्थित चल रही बैठक को रोकने, स्थगन करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि किसी विशेष मुद्दे के लिए सुव्यवस्थित तरीके से बैठक चल रही है और उसी दरमियान संसद की बैठक को रोकना है, तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा और इसमें 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर 50 सदस्य लिख करके या मौखिक के लिए बोल दें कि हम संसद जो सदन की बैठक चल रही है उसका स्थगन करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, तो उसके पीछे कारण बता करके और वो इस प्रस्ताव के द्वारा बैठक को रोक सकते हैं। 50 सदस्यों की सहमति है वो आवश्यक होगी। तीसरा जो प्रस्ताव आएगा वो प्रस्ताव आएगा निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यानी सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए कार्यों की निंदा करने के उद्देश्य से, विरोध करने के उद्देश्य से प्रस्ताव लाया जाता है। सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए कार्यों की निंदा करने
के उद्देश्य से विपक्ष के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी जो सत्ता होती है वो कोई कार्य करती है, विपक्ष उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ध्यान में रखना, निंदा प्रस्ताव है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। किसके विरुद्ध लाया जाता है? जो पक्ष होता है या सरकार होती है, उस सरकार के द्वारा कोई कार्य किया गया है और उस कार्य में कहीं कहीं कमी दिखाई दे रही विपक्ष को, तो वहां निंदा प्रस्ताव लेकर के आएगा, सरकार के कार्यों का विरोध करेगा। इसमें भी 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तभी प्रस्ताव पास हो पाएगा, अन्यथा ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला जो संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्तावों में हमने संसद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उसके बाद में स्थगन काम रोको प्रस्ताव पढ़ा, निंदा प्रस्ताव पढ़ा, चौथे नंबर पे अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे। कौन सा प्रस्ताव है? अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव। या विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव। अब देखो, ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। किसमें लाया जा सकता है? लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास कौन लेकर के आएगा? देखो, जब भी आम चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र के अंदर हो या फिर राज्य के अंदर हो, पक्ष और विपक्ष चुनाव के दौरान जिसको अधिक सीटें मिलती हैं, जिसके अधिक एमपी जीत करके आते हैं, प्राय वो पार्टी क्या करती है? सरकार बनाती है। उसके बदले में जो विपक्ष होता है, विपक्ष का सशक्त होना, मजबूत होना, प्रबल होना एक आवश्यक होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, उनके अनावश्यक कार्य होते हैं, उनका विरोध कौन करेगा? जनता तक उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं और उन कार्यों में कहीं न कहीं कमी है, तो वो जनता तक कौन पहुंचाएगा? ऐसा काम करना ये किसके द्वारा किया जाता है? ओपोजिशन के द्वारा किया जाता है, विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ये एक तरीके से क्या दबाव बनाया जाता है सरकार के ऊपर कि अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जो जनहित का कार्य नहीं है, देश हित का नहीं है, तो उसका विरोध करेंगे। जिस प्रकार से मान लो कोई भी भूमि अधिग्रहण मान लो आप, जो भी लेकर के सरकार के द्वारा जो एक्ट लेकर के आए जाते हैं, बिल लेकर के आए जाते हैं, उस बिल में अगर कोई कमी रह जाती है या फिर कहीं कहीं अपना उल्लूषित करते हैं रूलिंग पार्टी, तो वहाँ ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी और उसमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी। इसके लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। किसकी डिमांड पर? ऑपोजिशन की डिमांड पर। एक बार बहुमत साबित करने के बाद अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए, अगर एक बार मान लीजिए विपक्ष है, वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, अविश्वास का मतलब विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और अविश्वास प्रस्ताव एक बार लेकर के आए तो अगले 6 महीने तक दोबारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। यानी 6 महीने में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। एक बार बहुमत साबित करने के बाद अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी विपक्ष किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध अविश्वास लेकर के आई और सरकार ने बहुमत साबित कर दिया,
सत्ता पक्ष ने बहुमत साबित कर दिया, तो बहुमत साबित करने के 6 माह के दौरान दोबारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों का होना आवश्यक है, न्यूनतम कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्य का कहीं न कहीं विरोध है, तभी अविश्वास प्रस्ताव आ पाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आते ही सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखिए अविश्वास कौन लेकर के आएगा? विपक्ष लेकर के आएगा। अब जैसे ही सत्ता पक्ष को पता चलता है कि उनके विरुद्ध ऑपोजिशन वालों ने क्या किया है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो वो अपने बचाव में तुरंत क्या करेंगे? विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि सदन में हमारा विश्वास है, बहुमत है, हमारी मेजॉरिटी है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? तुरंत ही बहुमत साबित करना पड़ेगा। अगर वो बहुमत साबित करने में सफल होते हैं तो सत्ता बची रह सकती है, और अगर वो इस विश्वास मत खो देते हैं तो फिर उनको सत्ता है वो सत्ता क्या हो जाएगी? यानी उनको सत्ता से जाना पड़ेगा। अगर सत्ता पक्ष बहुमत साबित करने में सफल होते हैं तो सरकार चलेगी, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। अगर इन्होंने बहुमत साबित कर दिया तो सरकार चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देश में पिछले कुछ समय में घटे हैं, आप लोगों को पता है। चाहे आप कोई भी उदाहरण उठा करके देख सकते हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का उठा करके देख सकते हो, कर्नाटक के अंदर देख सकते हो, गोवा के अंदर देख सकते हो। मध्य प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो वहां हालांकि क्लियर मैंडेट तो कांग्रेस को नहीं मिला था, लेकिन बस कुछ विधायकों को मिला करके उन्होंने सरकार बनाई, और 1 साल के दरमियान ही उन्होंने सदन में बहुमत खो दिया, और वहां फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कब तक सत्ता में रह सकते हैं? जब तक उनको विश्वास है, बहुमत है, तभी तक सत्ता में रह सकते हैं। अगर उन्होंने विश्वास खो दिया तो फिर क्या हो सकता है? सत्ता गिरेगी। आगे अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उन फैक्ट्स के अंदर भारत में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1954 में आया था। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1954 में, 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, और 1954 में आपको पता है जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उसके बाद 51-52 में आम चुनाव करवाए गए थे। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1954 में और किसके विरुद्ध? पंडित नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। पंडित नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला पहला प्रधानमंत्री वीपी सिंह था। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे 1990 में, और इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव से हट गए थे, इनकी सरकार गिर गई। आपको पता है कि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना मतलब संपूर्ण मंत्रिमंडल का इस्तीफा देना। वहां सरकार ही गिर जाएगी। प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा माना जाएगा। संसद के कार्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पार्लियामेंट पार्ट 2 चल रहा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो एसडीएम जयसिंह वास
YouTube चैनल पे जा करके आप उसको देख सकते हैं, या हमने अपने जो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट थे और जो भी हमारे ग्रुप बने हुए थे उन ग्रुपों के अंदर हमने लिंक डाले हैं। ये ही नहीं कि इसका ये सभी क्लासें चल रही हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, संस्कृत, सभी की क्लासें अवेलेबल हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल SPM जयसिंह वास पे जा करके। तो पार्ट सेकंड है, और पार्ट सेकंड में संसद में आने वाले प्रमुख प्रस्तावों के अंदर अविश्वास विश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाया जाता 50 सदस्यों की अनुमति 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले जो अविश्वास लाया गया था 1954 में पंडित नेहरू के जो प्रधानमंत्री था उसका काल था, उसके दरमियान लाया गया था, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट के माध्यम से अपनी सरकार को बचाया था। अगली बार वीपी सिंह 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी दौरान उस पर के अविश्वास आया। अविश्वास के द्वारा वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, असफल हुए, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। संसद के कार्य बढ़ते महत्वपूर्ण है। संसद के कार्य, कौन कौन से कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं? संसद के प्रमुख कौन कौन से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संसद का वो कानून निर्माण का। कौन सा कार्य है? कानून निर्माण, अर्थात कानून बनाना। कौन सा कार्य है? कानून निर्माण का। इसके अंदर देखो विधेयक के प्रकार कौन कौन से हैं। इन जब कानून बनाया जाएगा तो विधेयक लेकर के आएंगे, तो कौन कौन से विधेयक लेकर के आए जाते हैं, उन विधेयकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है रखने के आधार पर और दूसरा होता है तथ्य के आधार पर। एक होता है विधेयकों के प्रकार बढ़ रहे हैं, सामान्यतः दो प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं। एक तो रखने के आधार पर, रखने के आधार पर, और दूसरा जो विधेयक है वो है तथ्य के आधार पर, या तथ्यों के आधार पर। अब देखिए, रखने के आधार पर ये रखे जाते हैं। रखने के आधार पर विधेयक के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार से विधेयक रखे जा सकते हैं संसद के अंदर। कितने प्रकार के? दो प्रकार से रखे जा सकते हैं रखने के आधार पर। ये नहीं जो संसद के कार्य के अंदर है, संसद का प्रमुख कार्य कानून निर्माण का है, और इस कानून निर्माण के अंदर देखिए संसद में विधेयक रखे जाते हैं। तो विधेयक दो प्रकार से रखे जाते हैं। एक तो विधेयक रखा जाता है किसके आधार पे? रखने के आधार पे, और एक विधेयक रखा जाता है तथ्यों के आधार पर। रखने के आधार पे जो विधेयक रखा जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। अर्थात सरकारी विधेयक का मतलब होता है कि ये विधेयक केवल मंत्रियों के द्वारा ही रखे जा सकते हैं। किनके द्वारा? केवल मंत्रियों के द्वारा ही रखे जा सकते हैं। एक होता है गैर सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक है? गैर सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक है वो किनके द्वारा? वो किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। तो रखने के आधार पे विधेयकों के प्रकार कितने हुए? दो प्रकार हुए। कौन कौन से प्रकार हुए? एक तो सरकारी विधेयक और एक होता गैर सरकारी विधेयक। भाई, कानून जब कोई विधेयक लेकर के आया जाएगा तभी तो कानून बनेगा। किस पे कानून बनाया जा रहा है? पहले उसके लिए विधेयक तो रखना पड़ेगा। तो रखने के आधार पर और तथ्यों के आधार पर। तो रखने के आधार पर विधेयक के दो रूप हुए। कौन कौन से? सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक होता है वो मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। उसमें जो मंत्री होंगे वो बताएंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। और एक जो विधेयक होता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है, वो अन्य सदस्य भी रख सकते हैं। अब देखते हैं तथ्यों के आधार पे विधेयक। तो देखिए, तथ्यों के आधार पे विधेयक के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार। रखने के आधार पे दो प्रकार होते हैं, तथ्यों
के आधार पर विधेयक के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सरकारी विधेयक, सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक। अब देखिए, यह किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यानी दोनों में से किसी भी विधेयक में रखा जा सकता सामान्य विधेयक। दोनों ही सदनों से पारित होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने उसको रोक लिया। सामान्य विधेयक पारित जब कभी होगा जब उसको लोकसभा पारित करेगी और राज्यसभा, दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी शर्त है। संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। यदि सामान्य विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक, आपको बताया था ना संविधान का अनुच्छेद 108 के अंदर संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना कि संयुक्त बैठक है वो बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक किसपे, जो सामान्य विधेयक होता है, हम पढ़ रहे हैं तथ्यों के आधार पे विधेयक, और तथ्यों के आधार पे विधेयक 3 प्रकार के हैं। उसमें पहला विधेयक हम पढ़ रहे हैं सामान्य विधेयक, और सामान्य विधेयक है उस पे संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है अगर स्थिति किसी प्रकार की बन गई है। तो समझ गए ना इतनी बात को। अनुच्छेद 107 में विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, इसकी प्रोसेस क्या होगी वो आर्टिकल अनुच्छेद 107 के अंदर है। यानी विधेयक की प्रक्रिया, कौन से विधेयक की, सामान्य विधेयक की पारित किस प्रकार से किया जाएगा वो अनुच्छेद 107 के अंदर दिया गया है। तो ये सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे संविधान संशोधन विधेयक। तथ्यों के आधार पर अगला विधेयक कौन सा होगा, संविधान संशोधन विधेयक। देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं है संविधान में संशोधन करना। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये जो विधेयक है ये पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता। पहले किसी भी सदन में रखने का मतलब है या तो लोकसभा में रख सकते हैं या राज्यसभा में, अर्थात दोनों में से किसी भी सदन में ये विधेयक पहले रखा जा सकता है। वही शर्त वही है जो सामान्य विधेयक की है, अर्थात दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। आगे संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता, अर्थात संविधान संशोधन के अंदर संयुक्त, जब संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आया गया तो इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अर्थात संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है। एक तो धन विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन होता है, एक महाभियोग होता है। इन तीन को छोड़ करके संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इन तीनों पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ध्यान में रखना। अगला जो विधेयक है वो है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक देखिए इसका उल्लेख 2 अनुच्छेदों में होता है। 2
111 अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 117 दो अनुच्छेदों में इनमें देखो क्या उल्लेख है दोनों के अंदर, अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 117। तो अनुच्छेद 110 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 110 के अंदर है, ये परिभाषित किया गया है, क्या परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के अंदर, ध्यान से देखना। इसके अंदर यह परिभाषित किया गया कि वित्त विधेयक को धन विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा, यानी वित्त विधेयक को धन विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा, धन विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा, धन विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा। अनुच्छेद 117 में परिभाषित वित्त विधेयक के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक सामान्य विधेयक के साथ किया जाता है। 117 में अनुच्छेद 117 में उल्लेखित है, प्रावधान है कि जो एक वित्त विधेयक, जो एक सामान्य विधेयक की जो प्रोसेस होती है, उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वही वित्त विधेयक के साथ होगा। तो संसद के प्रमुख कार्य में हमने वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 व 117 दो अनुच्छेदों में परिभाषित किया गया है। 110 के अंदर वित्त विधेयक है, वो धन विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा, और 117 के अंदर अर्थात जो वित्त विधेयक में और सामान्य विधेयक है दोनों एक समान माने गए हैं। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, कल फिर से इसी समय पर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इसको पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।